कंबाइंड वाले केस में वेटेड एवरेज कंबाइंड का रेशियो ये है, तो ये उसका फार्मूला है। फिर उसके बाद ब्रेक इवन के केस में कैसे निकालेंगे कंबाइंड का, वो फार्मूला है। फिर पर यूनिट का कैसे निकालेंगे, उसका ये फार्मूला है। फिर ब्रेक इवन के मिक्स के रेशियो में ये फार्मूला है। फिर ब्रेक इवन पर बास्केट अगर निकालना पड़ गया एक बास्केट के अंदर, जो कि अभी तक हम लोगों के पास कोई क्वेश्चन इस पे नहीं आया है, ठीक है। फिर उसके बाद सेलिंग प्राइस निकालने का हमने क्वेश्चंस बना दिया था, तो हम लोग का ये वाला क्वेश्चंस था, तो ये एक फार्मूला है। यानी ये वाला सिर्फ आप इतना सा अगर आप एक बार फॉलो कर लेंगे तो आपका जो अभी जो डिसीजन मेकिंग का जो चैप्टर है ना, उसका जो फर्स्ट पार्ट है सीवीपी एनालिसिस, वो क्लियर हो जाएगा। तो आई जस्ट मेक इट क्लीन। जी जी जी, ओके, परफेक्ट। अब आप इसको कैसे करेंगे, आई जस्ट वांट टू मेक इट क्लीन। तो ये आपको एक हेल्प मिल जाएगा अगर आप इसको समझना चाह रहे हैं तो। ठीक है सर, तो फॉर्मूले का मैं एक बार प्रिंट आउट ले लूंगा जो भी। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद जो है अभी हम लोग, अब जब हम लोग इन्वेस्टमेंट डिसीजन पढ़ेंगे सेक्शन ई, उसका भी पूरा मतलब ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। इसमें सारे फार्मूलाज हैं जितना आपको चाहिए। तो अभी अपना कौन सा रहेगा नेक्स्ट? सबसे पहले अभी हम डिसीजन मेकिंग का ही आज कुछ सवाल करने वाले हैं, ठीक है। आई एम जस्ट गोइंग टू डू सम क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल डिसीजन मेकिंग में हम क्या क्या चीज है वो एक बार देख लेते हैं। कहाँ पे हम लोग थे? अस्सलाम वालेकुम। ओके, वालेकुम अस्सलाम। अरे किधर है भाई साहब? आ गए सर। चलो गुड हो गया। डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में हमने ये सारे चीजें कर ली थी। ब्रेक इवन के सारे फार्मूले डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे जाके सब कर लिया था, ठीक है। इसके सारे के हमने अपने एक एक क्वेश्चन कर लिए थे। ऑर्डर के, मेक बाई के, मेक और बाई के फर्दर प्रोसेस करने हैं या नहीं करने, ऐड या ड्रॉप करने हैं कि नहीं। बट आई विल टेक सम ऑफ द क्वेश्चन। फिर ब्रेक इवन एनालिसिस के आइए थोड़ी सी, आज टुडे वी विल जस्ट गो विथ सम theory things what is there in the question. So relevant costing के बारे में आइडिया है क्या? What do you mean by the relevant cost? relevant cost वो होता है जो आपके डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट करता है। यानी ये आप जब कोई डिसीजन मेकिंग करते होते हैं तो ये आपको एडवाइस करता है कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि मेरा सब सॉरी टू इंटरप्ट, मे बी आई मिस्ड लास्ट सेशन। थोड़ा सा जस्ट 1 or 2 लाइन ऑन दिस। अपन क्या डिसीजन देख रहे हैं अभी? व्हाट इज दैट डिसीजन? बिकॉज़ फॉर द अर्लियर टाइम। जी देखिए, हम एनी हाउ कल हम लोग साथ में आएंगे ही, बट मैं बता रहा कि हमने क्या किया। डिसीजन एनालिसिस जो है हम पढ़ रहे थे, तो डिसीजन एनालिसिस में हमने डिफरेंट डिफरेंट चीजों के बारे में पढ़ा था, ठीक है। जिसमें हमने डिसीजन मेकिंग जो होता है वो शॉर्ट टर्म अप्रोच होता है, ये शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग होते हैं। जो लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग होते हैं वो हम लोग इन्वेस्टमेंट डिसीजन में पढ़ेंगे, जो कि सेक्शन ई है हमारा, ठीक है। ओके, जो कि सेक्शन ई है, जिसको हम कैपिटल बजटिंग भी बोलते हैं, कैपिटल बजटिंग भी बोलते हैं। तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट आगे सेक्शन में, लेकिन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी में ये हमारा डिसीजन मेकिंग है। तो डिसीजन मेकिंग हम पढ़ रहे हैं शॉर्ट टर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि अब हम शॉर्ट टर्म में कोई डिसीजन लेना है, तो बोल रहा है कि अगर हमको कोई शॉर्ट टर्म में डिसीजन लेना है तो हम क्या क्या अप्रोच लगाते हैं। तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट सर्टेन अप्रोच। तो अप्रोच क्या है उसका? एक मिनट, एक बंदा शायद वेट कर रहा। I have to accept it. Okay. कोई नहीं। तो इसमें क्या होता है, हम शॉर्ट रन डिसीजन मेकिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं इसमें। तो शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में क्या होता है, स्पेशल ऑर्डर है, मेक और बाई है, ठीक है।
उसके बाद ब्रेक इवन है, उसके बाद ऐड एंड ड्रॉप है। ये सारे टाइप के डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स होते हैं व्हेन यू आर टेकिंग डिसीजन इन शॉर्ट रन। अब कोई ऑर्डर आपको एक्सेप्ट करने हैं या नहीं करने हैं, तो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन कि आपकी कैपेसिटी अगर अलाउ करेगी, देन ओनली यू विल एक्सेप्ट द ऑर्डर। राइट, ठीक है। तो बेसिकली व्हेन इट कम्स टू द स्पेशल ऑर्डर सिचुएशन, इट ऑलवेज कम्स थ्रू द ट्रांसफर प्राइसिंग। अच्छा, ट्रांसफर प्राइसिंग में क्या होता है कि आपकी एक एबीसी इज योर कंपनी एंड यू हैव अ 3 यूनिट्स A, B and C. So what is happening? A is giving some goods to B, or A is also selling the goods independently to the market. Independently to the market. So what is happening here? कि अगर market में if he is selling and he has the capacity, if he has a excess capacity, if he has a limited capacity, if he has a excess capacity, he can produce and he can give to B at a cost only, at a variable cost only, you can say. But if he is already working at the full capacity, so it means he has to add the cost plus opportunity lost, because he has to drop the sale from the market. So he has to add variable cost plus opportunity cost to get the transfer pricing, to get the special order pricing. So these situations we are learning through the transfer pricing situations. Transfer pricing, और ये हम लोग का स्पेशल ऑर्डर को we have to accept or we have to reject, that comes from the transfer pricing. फिर make or buy में क्या होता है कि you are working and the same time you can produce or you can buy from the market. So you will have some, you have to do the analysis. Let's say one item you can buy, you can produce as a variable cost for 5 rupees and fixed overhead per unit is 2 rupees. It means the cost is coming 7, but the market is giving you at 6. So what you will prefer? market only. Market only, because you have not read this chapter. Because the fix will continue to expense. Okay, You are okay. not avoiding this fix. It means if you purchase from the market, so you are actually spending 8. You are actually spending 8. So in these situations, you don't have to do in a hurry. You have to think, okay, if this is avoidable, if I can avoid this by not producing, then I can go for the market, because if I don't produce, I will not spend 7 dirham. But if it is unavoidable, means it is a committed cost. Unavoidable means committed cost. Right. It means you have to pay 2 dirham whether you produce, you don't produce. So in that case, what will happen? If I buy from the market for 6, it means my effective cost will be 8. So if that type of decision you have to take, so that decisions will be taken based on this point, whether you have to make or buy. Okay, this decision sense or further process decision comes when you are running a business, when you have a many product coming from a single process. Like you are having the crude oil and you are further processing and making the different type of oil, different type of fuels. Now it's you who will decide whether you should sell it at the split up point or you have to process it further. Let's say I am taking an example. So what is happening here? Sell or further process, it means like there is a joint cost. Joint cost means until here you have to spend something. You spend 50,000 and you have a 3 product. Say petrol, kerosene and diesel. Okay, petrol you can sell it for 50. Kerosene you can sell it for, say, petrol you can sell it for 50, kerosene you can sell it for 30 and diesel you can sell it for 45. Without further processing. Now you know that in petrol there may be a good premium quality. If you spend 5 dirham and you will able to sell it for 65.
So it is not good for you to take this decision. Petrol in this split up point, you can sell it for 50, but you just spend 5 dirham for refining, and you can sell as a premium product 65. So it's good to process. Right. But in kerosene, if you spend 3, but still you are just able to sell for 32. Would you process, or you will just sell it now? In kerosene, it is not much profitable. Yeah. No, it's a noksan for you. It's a loss for you. 1 dirham pocket se. Right. So kerosene, you can sell it now for 30, and you are spending 3 dirham for refining, and after spending 3 dirham on refining, you are just selling for 32. So you will do? No. आप बोलोगे नहीं, I don't want to do, because if I do this, I will lose 1 dirham from my pocket. It is not adding any value. Now again, it is saying you spend for 5 dirham and you sell it for 50. So it is here you are indifferent whether you process or you don't process. You are not adding any value to the business. Indifferent situation का मतलब क्या होता है? Whether you process, you don't process, you are not adding any value to the business. आप 45 में 5 रुपया रिफाइन कर रहे हो और बाद में 50 में बेच रहे हो, तो आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता आज आप स्प्लिट अप में बेचो या प्रोसेस करके बेचो. योर डिसीजन इज गोइंग टू बी द इंडिफरेंट. तो ये टाइप के अगर आपको डिसीजन लेने हैं कि वेदर यू शुड, तो ये हम लोग बेसिकली ज्वाइंट कॉस्ट में पढ़ते हैं. हम लोग ज्वाइंट कॉस्ट और बाई प्रोडक्ट में, ज्वाइंट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट में पढ़ते हैं. ठीक है. दैट इज अगेन वी हैव डिस्कस दिस सेक्शन इन डिटेल, बट आई जस्ट टुक एन एग्जांपल. Okay. फिर आता है एड एंड ड्रॉप सेगमेंट. अगेन दिस इज लाइक अ वेरी मच सिमिलर टू द स्पेशल ऑर्डर. यू विल सी कि whether you are able to achieve the certain target profit or not. If you are not able to achieve the target profit, you will not go with the segment, you will not go with the product. But in exam they always test this portion is very much limiting factor. It means they will give you a resources which is very much limited, and they will ask you, now you would decide which product you will do, which product you will not do, and how much quantity you will produce. So that was the last discussion we had with the people. Everybody has done that, and the break-even analysis we done in very much detail. So these are the things which we are doing in the short-term decision making. So I'll just take one example from the limiting factor. You have a material quantity 6000 kg. You can produce A, B, C. A require material 2 kg, B require 3, and C require 1.5. There's a labor $5, 10, 10. Variable overhead $10, 10, 5. Okay, and this for 6,000, there is a cost is 180,000. Fixed cost. No. For raw material, you have 6,000 quantity in your stock, and that cost 180,000 for you. So it means per kg cost is how much? $180 for 6,000 kg of raw material. So it means per kg cost is 30. Is it? Yes. Okay. Now you have to decide which product you will produce and how much quantity. So I'll just give 5 minutes to everyone to calculate and get me the numbers, then I will explain again.
I should produce. अंसार भाई सलाम वालेकुम, जल्दी करो भैया। मिराज भाई मैं सुन रहे हैं, मैं तो बाहर। अच्छा अब बाहर है। हाँ अच्छा ठीक है, मैं देख रहा हूँ। रोशन भाई आप करेंगे कोशिश? रोशन भाई कोशिश करेंगे प्लीज। कमाल भाई कोशिश करें। जी जी कर रहा हूँ। मिर्जा भाई थोड़ा छोटा करिए। छोड़ छोटा किया। हाँ आंसर इज ए। माशाल्लाह गुड। लेट मी चेक। ए ही बनाना चाहिए। ए ही बनाना चाहिए। मटेरियल बहुत कम लग रहा है। चलिए नाउ आई विल गो विद द आंसर हाउ ए हैज कम। आदिल भाई थोड़ा ध्यान से देखिए बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। राइट राइट राइट, आई एम हियर। देखिए 6000 is the item, is the quantity input you have. You cannot have more than this. That is clear. It means whatever be the decision you have to take, your decision should not exceed 6000 kg of raw material because you cannot buy it. It's a limited resources and you have 1 kg cost is 30. So for product A, how much the cost of raw material you are going to spend? 60. Yeah. For B, how much you are going to spend? 150. अच्छा 9, okay. 90. 45. So it means what is the cost you have here? $60, $70, $75. मिर्जा भाई थोड़ा गलत जा रहा है क्योंकि वहाँ सी में या तो 15 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। 5 हुआ तो वो 150 होगा। नहीं पर 1.5 मैंने लिया भाई। अच्छा 1.5 हाँ the question was 1.5 kg of raw material। तो हो गया अपना 65 और 10 75 90 10 और 10 कितना हो गया 110 and this is 45 10 and 5 how much it comes 60. Now you are not provided with the sales price, so you have to, this is the cost,
So you have to go with the minimum cost. Minimum cost per kg of raw material. Per kg of raw material. Now for 75, how much kg of raw material is going? 2. So 75 by 2 is how much? 32.5. 37.5. भाई कैलकुलेटर नहीं है मेरा पास भाई, पड़ोसी के इंटरनेट पे काम हो रहा 37.5 भाई। हाँ भाई 37.5. हाँ 37.5. भाई पड़ोसी के इंटरनेट पे काम हो रहा भाई, सही अच्छा, सही हिसाब दो भाई। 110/3 कितना है भाई बताइए? 36.6. 30। 36.667. हाँ इधर 60/1.5 कितना है? 40 होगा ना? हाँ 40। तो आप बताइए कि सबसे कम कॉस्ट किस में आ रहा है? बी में। बी में. तो मिनिमम कॉस्ट आपका किस में आ रहा है भाई साहब? बी में. तो मेरे लिए सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन होगा? बी। बी होगा। दिस इज बेस्ड ऑन द कॉस्ट when you are not provided the sales price, when you are not provided the sale price. Now this scenario will be checked again when I have given the sale price. So first of all, this part is okay. Now I have given the sale price. I have given the sale price, and sale price is 100, 125, okay, and then 85. So now we have to calculate the contribution. What we have to calculate? Contribution. So what is the contribution now? This minus this, 25, okay, 125 minus 110 मतलब कितना? 15, 15, and 60 minus 85 कितना? 25. So this is the contribution. This is the contributions. Anybody has any question on the contribution? नो भाई नो. रोशन भाई आपको कोई क्वेश्चन है कंट्रीब्यूशन पे? तो कंट्रीब्यूशन याद है 25, 15, 25, ए बी सी, 25, 15, 25। मटेरियल क्या कंज्यूम होता था हम लोग का? 2, 3, 1.5, 2, 3, 1.5. Now I will check again contribution by material. So this how much? 25 by 2. 12.50। 15 by 3. 5। 25 by 1.5. 16.67। So now which one giving the highest portion? C। So I should produce C. I should produce C. There is a two way of doing it. First,
if there is a sales price is given or the market price is given, then you have to go with this approach, contribution by limiting factor. This is not material, this is actually a limiting factor. There is a two way. If you are provided the sales price, it will go as a contribution by limiting factor. If you are not given the sale price, you have to apply the cost approach, and where the total cost is coming, where the cost per limiting factor is coming, cost per limiting factor is coming less, that is the beneficial for you, that is the beneficial for you. So there is a two thing you have to think, there is a two thing is there. One, जहां पे आपके पास सेल्स प्राइस दिया हो या मार्केट में उसकी कोई परचेज प्राइस अवेलेबल हो, तो आप कंट्रीब्यूशन बाय लिमिटिंग फैक्टर निकालेंगे. अगर क्वेश्चन में सिर्फ कॉस्ट पे आपको कंपेयर करना हो तो कॉस्ट बाय लिमिटिंग फैक्टर निकालिएगा, और जो सबसे लोएस्ट कॉस्ट आएगा दैट इज द बेटर फॉर यू. और अगर आप रेवेन्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो जिसमें आपको मैक्सिमम कंट्रीब्यूशंस बाय पर लिमिटिंग फैक्टर में आएगा, दैट इज द गुड ऑप्शन फॉर यू, दैट विल बी द बेनिफिशियल फॉर यू. अभी आपका डाउट क्लियर हुआ? अभी कोई मसले हैं? किसी को कोई सवाल है इस पे? नहीं है भाई, आगे बढ़ सकते हैं. चले, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल चीज था जिसको हमने बोला लिमिटिंग फैक्टर, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये अब आप बताएं कि जब कोई आप डिसीजन मेकिंग करते हैं तो आपके लिए एक कॉस्ट होगा जो रिलेवेंट होगा. अच्छा, रेलिवेंट का मतलब वो होता है जो आपके डिसीजन को इम्पैक्ट करता हो. क्या करता हो? इम्पैक्ट करता हो, यानी जिसके ऊपर आपका डिसीजन मेंटेन्ड हो. डिसीजन वेरी कर जाए वो आपके लिए रेलिवेंट होता है. नॉन रेलिवेंट वो कॉस्ट होता है जिसके कारण आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने या तो वो आपके लिए सम कॉस्ट हो चुका होता है, बिकॉज दैट इज नॉन रेलिवेंट. अगर आपने एक कोई शेड ले ली फैक्ट्री की, अब वो शेड आपके पास अगर 1 साल के लिए ले लिया, मान लो रेंट पे आपने 1 साल के लिए ले लिया फैक्ट्री शेड, रेंट पे फैक्ट्री शेड आपने ले लिया फॉर 1 ईयर, उसका 5000 मंथली किराया है. वेदर यू प्रोड्यूस वेदर यू डोंट प्रोड्यूस, आपके लिए वो क्या हो जाएगा? रेंट आपको पे करना है. तो फॉर डूइंग एनी डिसीजन मेकिंग एनालिसिस वो आपके लिए क्या हो जाएगा जी? नॉन रेलिवेंट हो जाएगा. क्या हो जाएगा? नॉन रेलिवेंट. बट आप अगर शर्ट का प्रोडक्शन करते हैं और एक शर्ट में 2 मीटर कपड़ा चाहिए, तो हर कपड़ा 100 रुपए का है, every meter is 100. So if you want to produce, this raw material cost is relevant for you, because if you don't produce you don't need to pay, if you produce you have to pay. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना. तो आपके लिए ये बहुत जरूरी है कि यू आर एबल टू आइडेंटिफाई कि रेलिवेंट क्या है, नॉन रेलिवेंट क्या है. अभी मैं एक छोटा सा आपसे एक एग्जाम्पल पूछूंगा, आई डोंट नो आप उसको कैसे इंटरप्रेट करोगे, बस मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मैंने एक रॉ मटेरियल परचेज किया था. आई परचेज रॉ मटेरियल फॉर 6 रुपीज. आई want to sell as a scrap for 4 rupees. Okay, I got an offer which requires this material. This material. First question, this material has no use. This material has no use. This is a regular material. Can somebody tell me what is the relevant cost?
रेगुलर यूज के लिए जो है वो मेरा ये है, रिलेवेंट कॉस्ट है। जो यूज नहीं है वो तो मेरा संक कॉस्ट है। भाई साहब मेरे को वैल्यू बताओ, पैसा बताओ। आई डोंट वांट द एक्सप्लेनेशन, आई वांट वैल्यू। 4 फोर किस में? फोर किस में? नहीं, बट ये बोल रहा है कि इट्स अ रेगुलर प्रोडक्ट। पहला क्वेश्चन है कि अगर ये रेगुलर प्रोडक्ट है तब कितना लेंगे, अगर इसका प्रोडक्ट है नो यूज। रेगुलर प्रोडक्ट है तो 6 लेंगे और नो यूज है तो 4 लेंगे। क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? हमने एक रॉ मटेरियल लिया 6 रुपए का, अभी मेरे पास अगर उसको बेचने जाऊं तो आई कैन सेल इट फॉर 4 रुपीज, 4 रुपए में वो बिक जाता है। मेरे पास एक ऑफर आया है जिसमें वो मटेरियल चाहिए, अब मटेरियल का नेचर है, ये मटेरियल मेरे किसी काम का नहीं है, ये मटेरियल मेरे दूसरे प्रोडक्ट में भी लगता है, तो माई रेलिवेंट कॉस्ट विल गेट चेंज, क्योंकि डिफरेंट सिनेरियो में इसकी डिफरेंट कॉस्ट होगी। अगर ये रॉ मटेरियल का कोई यूज नहीं है तो हम इसको 4 रुपया लिखेंगे, और अगर ये मेरा रेगुलर प्रोडक्ट है तो हम इसको 6 रुपया लिखेंगे, जिसको टेक्निकल लैंग्वेज में रिप्लेसमेंट कॉस्ट बोला जाता है। कौन सा कॉस्ट बोला जाता है? रिप्लेसमेंट। टेक्निकल लैंग्वेज में इसको रिप्लेसमेंट कॉस्ट बोला जाता है। तो अगर आपको एग्जाम में बोल दिया कि बताएं कि मेरे लिए इस डिसीजन के लिए मेरा रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कितना है, तो आप आराम से बता पाइएगा कि भाई साहब ये मटेरियल का कोई यूज नहीं है, यानी अब आप इससे कुछ नहीं कर सकते। देन यू आर ओनली यू कैन यूज द ओनली यूज 4 रुपीज एज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एज अ रेलिवेंट कॉस्ट, बट इफ इट इज ऑफ रेगुलर यूज यू कांट compromise, you have to fix it 6 rupees, because whenever you want to replace the existing stock you have to go and buy for 6 rupees। ठीक है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी समझने के लिए। चले अब मैं इसको चले आज एक क्वेश्चन था यहाँ पे मेरा सब। जी बोले बोले। This relevant costs are like variable cost or fixed cost or both? It can be anything. No. It can be anything. अगर जैसे आपने कोई एक प्रोडक्ट लेना, आपको एक नया लाइन ऑफ बिजनेस मिला, आप शर्ट बनाते थे, यू गॉट अ न्यू लाइन ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो न्यू लाइन ऑफ बिजनेस में आपको मान लो कि कोई इनर वियर बनाना पड़ गया। इनर वियर का हो सकता है कि मशीन डिफरेंट होगा, machine will different, then this time machine is actually a fixed cost, but if you want to accept this inner wear offer you have to buy this machine for 5,000. It means this 5,000 is actually the nature is fixed cost, but this is relevant for this decision, and this is also classified as discretionary cost. डिस्क्रेशनरी कॉस्ट, इसको क्या बोलते हैं? डिस्क्रेशनरी। ठीक है भाई, ये चीज बहुत जरूरी है कि कभी आप उसको वेरिएबल और फिक्स के नेचर पे नहीं डिसाइड करें, वो डिसाइड करें कि उस पर्पस के लिए है या नहीं है। ओके ठीक है, फिर आपका कॉल होगा। और डिस्क्रेशनरी का मतलब पता ही है कि आप डिसाइड कर सकते हो बीइंग एन मैनेजर वेदर आई शुड स्पेंड और नॉट। ठीक है, बोल रहा कॉस्ट हैज बीन इनकर्ड इन पास्ट एंड प्रॉमिस इट पास्ट टू बी इनकर्ड हैज नो रेलेवेंस। इसका मतलब जो फ्यूचर में जाएगा वही रेलेवेंट है, या जो कॉस्ट आप फोरगो करने वाले हो वही आपके लिए रेलेवेंट है, जिसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोलते हैं। व्हेन यू आर फोरगोइंग टू गेट सम न्यू ऑप्शंस, तो आपके लिए वो ऑप्शंस क्या, वो कॉस्ट क्या हो जाता है जी? क्या होता है? जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है वो आपके लिए क्या होता है? रेलेवेंट कॉस्ट होता है भाई साहब। क्या होता है? रेलेवेंट। हाँ, देखिए, तो इसमें बोलता है कि द फिक्स एंड कमिटेड कॉस्ट आर नॉट रेलेवेंट, सो दे आर नॉट रेलेवेंट फॉर द डिसीजन मेकिंग। फिक्स कॉस्ट आर कॉल्ड द संक कॉस्ट। संक कॉस्ट मतलब जो डूब गया पैसा, जिसका कोई जोड़ी नहीं है।
वो संक कॉस्ट हो गया। ठीक है जी। उसके बाद है कि अब हमने ऑलरेडी जो कर लिया है वो मेरे लिए संक कॉस्ट है। अभी जो होने वाला है, अगर कोई मेरे को ऑफर आता है और मैं ऑफर एक्सेप्ट करने के कारण जो मेरे को एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा वो मेरे लिए रेलिवेंट कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहा है इस सिचुएशंस में दिया गया है कि आपके पास ऑलरेडी एक फैक्ट्री है जो आपने पहले से बनाई हुई थी। अब आपको एक रॉ मटेरियल, अब आपके पास एक ऑर्डर मिला हुआ है जिसको आपने 5 रुपए में, उसको बनाने का आपका वेरिएबल कॉस्ट 5 रुपए है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम में आपको वेरिएबल कॉस्ट सिर्फ रेलिवेंट है, बाकी का जो फिक्स कॉस्ट है वो आपके लिए इररेलेवेंट है फॉर दिस सिचुएशन। ठीक है। अब उसको फिर हम आपके साथ डिस्कस एक मिनट रिपीट करिए भाई, जरा दोबारा रिपीट करिए। सी यहाँ पे बोला गया कि फिक्स कॉस्ट एंड कमिटेड कॉस्ट आर नॉट रेलिवेंट, दे आर नॉट रेलिवेंट फॉर द डिसीजन मेकिंग, सो इट्स अ संक कॉस्ट। ये इसका एग्जांपल हमने बोला था, फैक्ट्री का शेड आपने ले लिया हुआ है। ठीक है। और हमने एक दूसरा एग्जांपल आपके साथ लिया कि यू आर डूइंग द शर्ट बिजनेस, यू गॉट द ऑफर फॉर इनर वियर। तो यहाँ पे जो आपको एक्स्ट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर लाना पड़ेगा वो आपके लिए डिस्क्रिशनरी कॉस्ट होगा, जो कि आपके लिए रेलिवेंट होगा इफ यू हैव टू सेट अप अ न्यू फिक्स कॉस्ट फॉर दैट। बट ये अगर एग्जिस्टिंग प्लांट में, दिस इज योर एग्जिस्टिंग प्लांट, अगर इस एग्जिस्टिंग प्लांट में इफ यू गॉट सम ऑफर तो आपके लिए वहां पे फिक्स कॉस्ट आपके लिए इररेलेवेंट है। दो सिचुएशन है, एक आपकी एग्जिस्टिंग सिस्टम है, आपके पास एक एग्जिस्टिंग मशीनरी है, आपके पास एक एग्जिस्टिंग सेटअप है, अगर उसमें कोई ऑफर आपको मिला, कोई ऑर्डर मिला है, तो वहां पे आपके लिए जो रेलिवेंट कॉस्ट वो होगा जो वेरिएबल कॉस्ट है उस ऑर्डर के लिए। लेकिन अगर कोई आपके पास स्पेशल ऑर्डर मिला जो आपके लाइन से डिफरेंट है, अगर उसके लिए आपको कोई खर्च करने हैं तो वो आपका डिस्क्रिशनरी कॉस्ट होगा एंड दैट विल बी कंसीडर्ड एज द रेलिवेंट कॉस्ट। वी विल हैव वन एग्जांपल हियर। ठीक है। अब हम आपसे एक सवाल और किया था कि आपको मार्जिनल कॉस्ट के बारे में कुछ आइडिया है, मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू के बारे में? सही है, मजबूत मजबूत। तो अच्छा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में पता है ना? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो बोला था ना पास अभी जो पुराना एग्जांपल था कि अभी मेरे पास ऑप्शन क्या था कि हम उसको स्क्रैप में बेच दे 4 रुपए करके, लेकिन हम 4 रुपए में नहीं बेच रहे हैं, तो 4 रुपया क्या हो रहा है, वो 4 रुपये वहां पर रेलिवेंट कॉस्ट बन जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होता है वो हमारे लिए एक्चुअल में रेलिवेंट कॉस्ट भी होता है व्हेन वी गो फॉर द डिसीजन मेकिंग। अब आपको एक चीज मैं बता दूं, अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट, अनअवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट, दो तरह के ऑप्शंस होते हैं, दो तरह के ऑप्शन होते हैं। एक होता है अवॉइडेबल, एक होता है अनअवॉइडेबल। अवॉइडेबल का मतलब क्या होता है कि आपके पास, जैसे हम स्टाफ लोग जो होते हैं वो कंपनी के लिए कौन से खर्चे होते हैं, अवॉइडेबल होते हैं, या हम लोग को 1 महीना के नोटिस पे भगा सकता है। ठीक है। लेकिन अगर उसने कोई केबल लाइन बनवा दिया, केबल लाइन पूरा बिल्डिंग में बिछवा दिया, वो उसके लिए कौन सा था, अनअवॉइडेबल। अब उसका कुछ नहीं हो सकता, लग गया। हम लोग जो स्टाफ होते हैं वो हम लोग अवॉइडेबल में आते हैं, क्यों, हम लोग को कभी भी बोल सकता है ओके भाई छुट्टी। तो ये कॉस्ट आप अपने डिसीजन मेकिंग में कंसीडर करेंगे। क्यों, आपका अगर कोई डिसीजन में कोई फिक्स कॉस्ट अगर कम हो जाता है तो यू विल ट्रीट सेम एज अ वेरिएबल कॉस्ट। आप उसको ऐसे ट्रीट करेंगे कि वो आपका वेरिएबल है, आपके लिए वो रेलिवेंट है। लेकिन जो अनअवॉइडेबल है, जिसको आपको करना ही पड़ेगा, अब जैसे मान लो कि कोई एक फैक्ट्री है, अब फैक्ट्री का बोलता है कि अगर मैं, अभी मेरा फिक्स कॉस्ट 10,000 आता है, अगर मैं फैक्ट्री को बंद करूं, आई थिंक यू हैव डन वन क्वेश्चन जिसमें वो आपका आंसर गलत आया था, अशरफ भाई याद है?
अवॉइडेबल अनअवॉइडेबल जो आप बोल रहे थे। हाँ, कंफ्यूज हो गया था मैं, क्योंकि वहां पे मुझे तो अभी अभी तो अभी मैं बोला कि एक 10,000 का आपका फिक्स कॉस्ट है जो आपके फैक्ट्री का लगता है। अगर आप फैक्ट्री को शट डाउन करते हो तो आप जो है 6,000 रुपया आपका रनिंग कॉस्ट जाएगा, यानी कि यू हैव टू पे 6,000 इवन आफ्टर क्लोजिंग द फैक्ट्री। क्लोजिंग के बाद भी अगर ये 6,000 जाएगा, इसका मतलब कि बाकी का जो 4,000 है वो आपके लिए क्या है जी, अवॉइडेबल है। यानी इफ यू वांट टू शट डाउन योर फैक्ट्री यू कैन अवॉइड योर 4,000 का कॉस्ट। there is a fixed cost for the factory of 10,000। उसको हम क्लासिफाई करते हैं, हम पूछते हैं अगर मैंने फैक्ट्री बंद करी तो मेरा क्या जाएगा। तो उसने बोला देखो भाई आप फैक्ट्री बंद भी कर दोगे यू हैव टू पे 6,000। क्यों, वो गवर्नमेंट के कोई चार्जेस हैं जो आप चलाओ नहीं चलाओ, लाइसेंस ले लिया मतलब यू हैव टू पे। लेकिन कुछ कॉस्ट है जो आप अगर नहीं रन करते हो दैट यू कैन क्लोज इट, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, वो आपके लिए अवॉइडेबल हो जाएगा, दैट यू कैन अवॉइड बाय क्लोजिंग द बिजनेस। अब देखिए यहां पे सब बहुत सही से लिखा हुआ, देखिए क्या बोलते हैं, आइए बोलता है कि इन फैक्ट ऑल कॉस्ट दैट कैन बी अवॉइडेड आर रेलिवेंट। जिसको आप अवॉइड कर सकते हैं वो आपके लिए रेलिवेंट है। देयर इज अ वन लाइन गोल्डन लाइन, for example if you don't have the produce there is no variable cost, okay, so thus by not producing variable cost can be avoided. This gives the another angle of the classifying the variable as a relevant. This is the one way. Fixed cost is not relevant because avoidable fixed cost are relevant, यानी कि जो फिक्स कॉस्ट अनअवॉइडेबल है वो नॉन रेलिवेंट है। If we decide that we have no more production chappal now, we will avoid the fixed cost for the rental production area, supervisor salary and the guard salary। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वाला पोर्शंस मेरे लिए क्या हो जाएगा, अवॉइड हो जाएगा। एंड वी कैन आउटसोर्स दिस पोर्शन टू समवन। सो ऑल वेरिएबल आर द रेलिवेंट बट नॉट ऑल रेलिवेंट कॉस्ट आर वेरिएबल। इसका मतलब कि एक गोल्डन स्टेटमेंट है कि हर वेरिएबल कॉस्ट जो है रेलिवेंट तो है लेकिन हर रेलिवेंट जो होता है वो वेरिएबल नहीं है, क्योंकि इसमें वो जो आप फिक्स कॉस्ट अवॉइड करने वाले हो दोस फिक्स कॉस्ट आर आल्सो रेलिवेंट टू द बिजनेस। सो देयर इज अ वेरी थिन लाइन डिफरेंस। जितने भी वेरिएबल है, अगर एक यूनिट प्रोड्यूस करने पे आपके 10 रुपए का मटेरियल लगते हैं तो 10 रुपया मटेरियल इज रेलिवेंट फॉर यू। सो 10 रुपए का आपका वो वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट है, इफ यू आर प्रोड्यूसिंग यू हैव टू पे, इफ यू डोंट प्रोड्यूस यू विल नॉट पे, सो दैट इज अ रेलिवेंट। बट मैंने बोला देयर आर सर्टेन फिक्स कॉस्ट यू हैव टू पे इफ यू आर रनिंग, if you are been in the business, अगर आप बिजनेस में रहते हो then you have to pay। अगर आप बिजनेस से आउट हो जाते हो तो अगर certain fixed cost if you are able to save it तो आप उसको बोल दोगे ये मेरे लिए relevant है because it will help in your decision making। तो ये थोड़ा सा एग्जाम में इस पे थोड़ी सी एक थ्योरी आती है। आ जाओ भाई, एक सिचुएशन है कि आप ए बी सी 3 प्रोडक्ट बनाते हो, सेल प्राइस है 500, 400 और 300, टोटल कितना है आपको 1200 का। अब आप एक वेरिएबल कॉस्ट खर्च करते हो 200 का, 180 का और 150 का। इसका मतलब ये आपको कंट्रीब्यूशंस अर्न करके देता है 320 एंड 150, इट मीन 670 अर्न करके देता है। सेम टाइम देयर इज अ फिक्स कॉस्ट, देयर इज अ ट्रेसेबल फिक्स कॉस्ट, there is a common fixed cost. Traceable, it means directly for that product, directly for that department, directly for that unit, you know that। जैसे मान लो कि एक
डिपार्टमेंट है क्लोथ के लिए, तो टेलर का आपको पता होता है कि टेलर अगर आपने मंथली पे रखा हुआ है टेलर, तो आप उसको मंथली सैलरी दोगे, यू कैन जस्ट आइडेंटिफाई कि वो टेलरिंग यूनिट का बनता है। अगर आप एक फार्मेसी चलाते हो, अगर कोई एक फार्मासिस्ट का जो मंथली सैलरी है, तो आपको ट्रेसेबल है, आपको पता है कि इसका कॉस्ट फार्मेसी डिवीजन को ही जाएगा। अगर आप एक आईटी डिवीजन चलाते हो और कोई आईटी इंजीनियर का सैलरी है, तो आपको पता है कि ये ट्रेसेबल है कि इसकी सैलरी किसी आईटी डिवीजन में ही जाएगी। यानी इफ यू हैव अ 3 डिवीजन, मान लो एक आईटी डिवीजन है, एक टेलरिंग डिवीजन है, एक फार्मेसी है, तो आपको पता होता है कि देयर आर सर्टेन फिक्स कॉस्ट विच इज एक्चुअली अलोकेटेबल इन दैट यूनिट। अगर आईटी में तो आईटी मैनेजर की सैलरी आपको पता है कि आईटी मैनेजर की सैलरी तो हमको देनी है, जो कि फिक्स्ड है, जिसको यूनिट से मतलब नहीं है, बट आई नो कि ये आईटी मैनेजर का है तो आईटी वाले ही डिपार्टमेंट में डालेंगे। लेकिन दूसरा जो है, हम मान लो कि हमारा टेलरिंग का है, तो अगर मान लो कि कोई टेलरिंग मास्टर या सुपरवाइजर की सैलरी है, तो आई नो दैट दिस इज अ फिक्स कॉस्ट और ये उस डिवीजन होने के कारण ये कॉस्ट है, तो इसको हम उसमें डालेंगे, तो दैट व्हाट इज कॉल्ड द ट्रेसेबल। तीसरी मैंने बताई कि फार्मेसी है, तो फार्मेसी में फार्मासिस्ट की अगर सैलरी है तो विच इज अ ट्रेसेबल, क्योंकि वो आपकी फार्मेसी से डायरेक्टली रिलेटेड है, तो आपकी फार्मेसी वाले डिसीजन में चली जाएगी, तो दैट व्हाट इज कॉल्ड द ट्रेसेबल कॉस्ट। अब आ जाइए, तो इससे हमको एक सेगमेंट मार्जिन निकल के आ गया, कुछ ना कुछ हमको प्रॉफिट दे रहा है सी। और कॉमन एलोकेटेड कॉस्ट है, जिसका मतलब ये होता है कि यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई, बट किसी सर्टेन बेसिस पे आप उसको अलोकेट करते हो, क्योंकि आपने पार्ट 1 में पढ़ा होगा अलोकेशन ऑफ ओवरहेड, तो आप किसी तरीके से आप उसको किसी ना किसी कॉस्ट ड्राइवर के बेस पे यू आर अलोकेटिंग। तो इसने बोला ये कॉमन कॉस्ट है, यू आर जस्ट अलोकेटिंग फ्रॉम सर्टेन परसेंटेज, तो आप अलोकेट करते हो। व्हेन यू आर अलोकेटिंग, एक्चुअली सी इज नॉट परफॉर्मिंग, सी इज गिविंग द नेगेटिव प्रॉफिट टू यू। Now the examiner is asking, will you produce C? Will you continue with C unit or no? Now what's your answer? Adil bhai, Yes. what is your answer? If you are not from finance, what is your answer? What you will say to them? I should close or no? I should go with C, not close. Now you will go because you will also give some reasoning why I should not close. But is there anyone who is willing to close C? Anyone who is having any idea? अगर वो सी क्लोज कर देता है मेरा तो भाई हाँ सी में कॉमन कॉस्ट अलोकेटेड 70 है। हाँ इसे वो निकालते तो वो सी क्लोज करना है तो वो 70 दूसरा कंपनी में आएगा ना। हाँ, that is a good yeah, this is the right explanation you are giving, but my question, should I close or no? No, because You it should not is close. because it is giving the 70 dirham towards the system cost. Actually he is giving 60 rupees as a profit, common profit for you. If you close it, you will have the hit of 70. Now you are getting the hit of 10 only. After closing you will get the hit of 70. तो आपका ओवरऑल प्रॉफिट खराब हो जाएगा, ओवरऑल प्रॉफिट विल गो डाउन, ओवरऑल प्रॉफिट विल गो डाउन। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ट्रेसेबल और डिस्क्रिशनरी कॉस्ट इज अ रेलिवेंट कॉस्ट। व्हेन यू से द ट्रेसेबल कॉस्ट or the discretionary cost, I already discussed what is called the discretionary cost. When you are going for the new options and you have to spend some fixed cost, you will decide whether you are willing to spend or not. You have the authority to decide, being a manager. So आप जब डिसाइड करते हो तो वो आपके लिए डिस्क्रिशंस पे होता है, आपकी मर्जी पे होता है, तो इसका मतलब ये आपके लिए रेलिवेंट कॉस्ट है, आप उसको नॉन रेलिवेंट नहीं कह सकते। यू कांट से। एंड ट्रेसेबल, आई सिंपली सेड कि ट्रेसेबल का मतलब क्या है, फार्मेसी का बंदा है भाई, फार्मेसी में चार्ज करो उसको, यू कैन नॉट चार्ज एज अ कॉमन कॉस्ट। आईटी का बंदा है, आईटी में चार्ज करो ना भाई, यू शुड नॉट चार्ज इट इनटू द एज अ कॉमन कॉस्ट। सो दीज कॉस्ट आर एक्चुअली आर रेलिवेंट कॉस्ट। ये पॉइंट आपको जानने का जरूरी था। और दूसरा, इफ यू क्लोज द डिविजन्स, एक्चुअली यू विल हैव द मोर लॉस, you will do the more loss. Now you are
you are actually doing some profit of 100, but if you close it, what will be the net positions of your, net positions will be 40. Actually, you are going to lose 60. So you should not close this segment, because this as a segment, it is giving the segmental profit to you. It is adding some value to the business. As long as the segment gives the positive segment margin, we cannot drop it. When the segment goes negative, then we can think of it. अगर ये इनिशियली 50-60 नहीं जनरेट कर पाता, अगर ये -60 जनरेट करता, देन आई वुड से दैट वी शुड क्लोज दिस, बिकॉज वो अपना भी कॉस्ट नहीं अर्न कर पा रहा. दिस डिवीजन इज नॉट अर्निंग फॉर हिमसेल्फ ऑल्सो. So now what is your answer? You will say that no, I won't close C because the C is giving the overall 60 from his segmental profit. So if I keep running, the business will have overall profit of 100. If I close it, the overall profit will reduce to 40. So that will be a wrong decision. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज था जो आपको जानना चाहिए. देखो भाई, एक छोटा सा, we have already done this question as before, but just I want to highlight this. जब मैंने एग्जांपल्स में लिया था कि you have a variable cost plus fixed cost, you are purchasing, you are making certain goods, direct material is 2.5, direct labor is 3.5, variable overhead 1.5, and there is a fixed overhead is 1, and the same item you can buy it from the market for, alternatively you can buy it from the market for 7.75. Alternatively you can buy it from the 7.75. So this fixed cost, if it is a common cost or unavoidable, then your relevant cost will be 5.75, and you can buy the item from outside for 5.75. So you should do, actually what is happening, you should go to make, because it is coming less cost. It is coming the less cost. But your question will be different okay, there is any question? Okay, so what is the cost here? You have a variable cost of, now 50% is eliminating by outsourcing the office and can be returned by 6,000. Before, what is happening, you had a 1 rupees of cost of fixed cost. Now you say that this 1 rupees, I have two options. Either 50% I can outsource, 50% I have to continue. Means this is avoidable, this is unavoidable. This is avoidable, this is unavoidable. Now come to the question. So it's saying that, see, there is a 7.5 was coming as the cost for you. 7.5 as the coming cost for you. Okay. And you can outsource this for 6,000 rupees.
a year. And what was the initial? So for per unit, how much actually it is creating? 1.2 dirham. 1.2 it is creating as an opportunity cost for 1 rupee for one item. Like if you keep producing, you will lose 1.2 rupees per product. If you keep producing, you will lose 1.2. Instead, you can rent out this place to someone else. So it means this is 1.2 is actually an opportunity cost since you are producing in this place. The other 0.5 is avoidable. So in this case, what is happening? This is unavoidable, but still there is an option you have. Either you produce by yourself or you can outsource this place to someone else. So it means if you are not outsourcing, it means you are losing the opportunity income. So that is again going to be the cost for the product. Same time, you have a avoidable cost, that is the 50%. So it means that 50% is like a variable cost. If you produce, you have to pay. So now overall cost is going to be 9.2. And the market is ready to give you this item for 5.75. If the market is ready to give you for 5.75, instead of waiting, you should go and buy this item. Now I am again coming to the same question. This question starts like this. You have a production capacity of 5,000 a year. You are producing and you have calculated some cost. As of now, what is happening? You have a material 2.5, labor 3.5, variable overhead 1.5. So it means altogether you are making the relevant cost of producing one unit 7.5. That is okay for you? Now this fixed cost has nothing. This is like unavoidable. You will keep spending. So what is happening here? This is here unavoidable. You will keep spending. So, and it means that for you 7.5 and market is giving you the item for 7.75. So if you want to compare, it is okay to produce. Otherwise what will happen? You will be paying 7.5 plus 1 because this is not stopping. This one is not stopping. So it means here your cost will actually coming 8.75. Whereas the old total cost was coming 8.5 only. So it's better to keep produce in your factory. Now the scenario is changed. What is happening here? You got an option कि your fixed cost is actually has two types. One is avoidable 50%. So out of this one, you can avoid by not producing. By this one. This one you can avoid by not producing, but just 50%. It means this 50% is now relevant cost for you. Just 50% is now relevant cost for you. The other 50%, because they say that if you are not producing, you can give this area to someone else who will give you a 6,000 rental. So it means now what is happening here? If you are keep producing, you are losing the rental incomes. So it means you are losing the opportunity cost. तो वहां पे you are losing the revenue. What is happening? As of now, 5.75 as a coming material, labor and overhead. On the top, you have to consider this 1.2, the opportunity cost, and the second you have to think about the
avoidable fixed cost, because if you don't produce, you don't need to pay. It means you have to pay while you are producing. So now your total relevant is coming 5.75. So it means what is the better for you now? You can go and buy for the 7.75 instead of producing in your factory. यहां तक में कोई सवाल है तो पूछ ले भाई. हेलो, कोई सवाल है तो पूछे. सैयद भाई सो गए क्या? अशरफ भाई ना भाई कंटिन्यू कर सकते हैं. मैं यहाँ पे नहीं, यहीं पे हूँ. मैं कंटिन्यू नहीं कर रहा, मैं पूछ रहा कि यहाँ तक में कोई सवाल है तो बोले. वही तो, कुछ भी कोई सवाल नहीं है. रिलेवेंट कॉस्ट समझ में आ गया. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में भी कोई दिक्कत नहीं है. कॉस्ट में भी कोई दिक्कत नहीं. क्या समझ में आ गया? अपॉर्चुनिटी और रिलेवेंट कॉस्ट में तब वही प्रॉब्लम हो गया था. अवॉइडेबल जो था वो मिस्टेक हो गया था, वो लैंग्वेज का. मैं वहाँ लेने का वो ले लिया. अच्छा आदिल भाई, आपको कोई ऊपर से गया क्या? इट्स ओके, यहाँ तक वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, मेक और बाई वाला. आदिल भाई, ये मेक और बाई में कोई मसले हुए क्या? हेलो हेलो. ओके रोशन भाई, इट्स ओके. We'll keep it here. तो we'll stop it here. कल एक घंटे का एक छोटा सा सेशन रखते हैं दिन में. जी सर. व्हाट टाइम? क्या चीज पे? अरे डिसीजन मेकिंग को एक बार सारे एक न्यूमेरिकल सारे पोर्शन से एक पूरा का पूरा न्यूमेरिकल्स कराते हैं. ठीक है, अभी जस्ट सेट